मृत्युचारक्षत्रित्वं भयस्य प्रारम्भोऽयम्। तो आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं, नागिनवाड़ी का अभिशाप। ये कहानी महाराष्ट्र के चंद्रपुर के पास की है। गोरखपुर डांडा नाम का एक गांव, और वहां है नागिनवाड़ी। घना जंगल, और कहते हैं वहां सांपों को देवी देवता मानते हैं लोग। ये कहानी हमें भेजी गई है और इसमें लोक कथाएं हैं, सच्ची घटनाएं भी बताई जाती हैं। तो आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, कहानी की जड़ें जाती हैं 1963 में। एक ब्रिटिश सर्प विज्ञानी थे, डॉक्टर हैरोल्ड स्टोक्स। वो गए थे नागिनवाड़ी दुर्लभ सांप पकड़ने। लोगों ने मना किया, पर वो नहीं माने, और अगले ही दिन वो अपने टेंट में मृत पाए गए। अजीब बात यह कि जहर का कोई निशान नहीं था, बस उनकी डायरी में लिखा था, रानी देख रही है। यहीं से वो श्राप वाली बात शुरू हुई शायद। बिल्कुल। और फिर दशकों बाद, मतलब अब 2024 में कहानी फिर से सामने आती है। एक वाइल्ड लाइफ व्लॉगर है, रेहान मल्होत्रा। वो पहुंचा है नागिनवाड़ी। उसका मकसद इन मिथकों का भंडाफोड़ करना। लेकिन उसे वहां एक लोकल पत्रकार मिलती है, मीरा देशमुख। वो उसे चेतावनी देती है। हाँ, मेरा बताती है कि 2012 में भी 3 लड़के गायब हो गए थे वहां से, कोई सुराग नहीं मिला। ये एक तरह से वो क्लासिक क्लैश है ना, आधुनिक सोच, विज्ञान, और दूसरी तरफ वो प्राचीन मान्यताएं, डर। सही कहा। रेहान तो कैमरा लेकर सच दिखाने निकला था, पर जैसे ही वो टीम के साथ वाड़ी में घुसते हैं, माहौल एकदम बदल जाता है। अजीब सी शांति। ड्रोन कुछ अजीब हीट सिग्नेचर दिखाता है जो आंखों से दिखता नहीं। और मीरा को बुरे सपने आने लगते हैं। सुबह उसकी पीठ पर निशान मिलते हैं, जैसे दांत के निशान हो। मतलब यार, टेक्नोलॉजी भी कुछ पकड़ रही है, पर समझ नहीं आ रहा क्या। और फिजिकल असर भी हो रहा है बिना किसी वजह के। हाँ, और फिर चीजें और बिगड़ती हैं। उनका ड्रोन ऑपरेटर यश, वो गायब हो जाता है। जब रेहान उसे ढूंढता है तो उसकी लाश मिलती है एक पेड़ के तने में। हालत बहुत बुरी थी, अंदर से जैसे खोखला कर दिया गया हो, चेहरा एकदम डरा हुआ। उसके कैमरे में आखिरी कुछ सेकंड्स की फुटेज मिलती है, धुंधली सी। उसमें दिखता है कि यश पीछे मुड़ता है और कुछ बहुत बड़ा सा रेंगता हुआ नीचे आ रहा है। कहते हैं औरत जैसा चेहरा था उसका, 2 मुंह वाली जीभ, बहुत ही अजीब। बाप रे, ये तो एकदम हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। गांव के पुजारी हैं अप्पा जाधव, वो क्या कहते हैं इसके बारे में? पुजारी का कहना है कि नागिन देवी शिकार नहीं करती, वो तो अपने वंश की रक्षा करती है। उनका मानना है कि रेहान की टीम ने उसके अंडे देने की जगह पर दखल दिया था। ये बात कई लोक कथाओं से मिलती है जहां प्रकृति का सम्मान न करने पर प्रकोप होता है। अच्छा, और फिर मीरा का क्या हुआ? कहानी में उसका भी कुछ अजीब बर्ताव शुरू हो जाता है ना? हाँ, मीरा बहुत अजीब हरकतें करने लगती है। उसे वहम होते हैं, फुफकार सुनाई देती है, नसें काली पड़ने लगती हैं। वो किसी पुरानी भाषा में रेहान को कोसने लगती है, जैसे उस पर किसी चीज का असर हो गया हो। और रेहान को कुछ पुराने रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं, सही, उस जगह के बारे में? बिल्कुल। उससे पता चलता है कि नागिनवाड़ी पहले एक तांत्रिक स्थल था, जहां कुछ अनुष्ठान होते थे। मानव सर्प हाइब्रिड बनाने की बातें थी। और फिर अंग्रेजों ने 1905 में वहां लूटपाट की, जिससे कहते हैं आखिरी नागिन आजाद हो गई और सो गई, जब तक कि डॉक्टर स्टोक्स ने उसके घोंसले में गड़बड़ नहीं की। ओह, तो ये सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि एक तरह का ऐतिहासिक श्राप है जो बार बार जाग उठता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई चक्र हो, गड़बड़ी करो और वो शक्ति बदला लेती है। मीरा का बदलना शायद उसी शक्ति के कब्जे का संकेत था। कहानी का अंत तो बहुत ही डरावना बताया गया है। मंदिर से खून रिसना, मीरा का पूरी तरह बदल जाना। हाँ, और रेहान जब भागने की कोशिश करता है तो पूरा जंगल सांपों से भर जाता है। पेड़ फुफकार रहे हैं, उसे मिट्टी में धंसे हुए आधे इंसान आधे सांप जैसे शव दिखते हैं। आखिर में सैकड़ों सांप उसे एक साथ काट लेते हैं। 2 दिन बाद उसकी बॉडी मिलती है वाड़ी के बाहर, साबुत पर पत्थर जैसी कठोर। तो क्या हुआ आखिर में? उस कहानी का नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। वीडियो कभी अपलोड नहीं हुआ, फुटेज जब्त कर ली गई। गोरखपुर डांडा गांव खाली करा दिया गया, क्योंकि वहां लोग बीमार पड़ने लगे थे अजीब तरह से। कहते थे कि त्वचा के नीचे कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है, जैसे सांप। और नागिनवाड़ी का क्या? अब वहां क्या है? अब उसके चारों तरफ कंटीले तार हैं, हथियारबंद गार्ड हैं, लेकिन गार्ड्स भी रात में फुफकार सुनते हैं
और कभी कभी सफेद कपड़ों में एक औरत जैसी आकृति को पेड़ों के पास रेंगते हुए देखते हैं। ओह, तो किस्सा खत्म नहीं हुआ एक तरह से। वो डर, वो रहस्य, वो अभी भी वहां है। तो ये कहानी सोचने पे मजबूर करती है। जब आज का विज्ञान, हमारा तर्क ऐसी पुरानी शक्तियों या विश्वासों से टकराता है जिन्हें वो समझा नहीं सकता, तो क्या होता है? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, डर है, या इन किंवदंतियों में वाकई कोई भूला हुआ सच, कोई अनदेखी हकीकत छिपी हो सकती है? ये सवाल रह जाता है।